ये क्यों नहीं चालू हो रहा? चलो स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। अर्पित उठ जा, इधर आके बैठ। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको सिंगल एंट्री के नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है। आया ना? सुना है इसके बारे में? कभी देखा है ये चैप्टर बचपन में? नहीं? 11th में तुमको ये चैप्टर था सिंगल एंट्री। कौन साइंस है? तू साइंस से आया हो वो? सच्ची? नहीं, उधर भी उसकी वैसी चाल थी जैसी यहाँ पे अकाउंट्स में। इनर्शिया का स्पेलिंग बोल। रूममेट साइंस वाला ही लगता है। चलो तो सुनो रे, ध्यान दो यहाँ पे। हम काफी टाइम से, क्रांति तुमको उठाऊंगा वहां से। वैभव शांति रख। तू क्रांति है? हम काफी टाइम से ऐसे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जहां पे हमको क्या बनाना पड़ रहा है? बैलेंस शीट। बराबर ना? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप अपन ने जब से चालू किया तब से अपन ऐसे ही चैप्टर्स देखते हैं। और आने वाले आगे के कुछ चैप्टर्स भी ऐसे ही रहने वाले हैं। जैसे इसके बाद अपन मोस्ट प्रोबेबली डिपार्टमेंट देखेंगे, ब्रांच देखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम्स देखेंगे। ये चैप्टर्स में अपने को बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट या बैलेंस शीट किधर ना किधर तो अपने को इसको ड्राफ्ट करना ही है। तो किधर ना किधर तो अपने को अभी वो आदत हो गई है बैलेंस शीट बनाने की। हाया ना? कंसेप्ट काफी सारे क्लियर हुए हैं। लेकिन अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए, चाहे वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप था, वहीं से स्टार्ट करते हो, उसी से कनेक्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में भी अपने को बैलेंस शीट ही बनाना है। लेकिन अगर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देखे और ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंटिंग करना देखे, तो दोनों के बीच में बैलेंस शीट तो बनाना है, लेकिन डिफरेंस क्या है? क्या ले जल्दी। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि वहां पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट अपन ने देखा ना, वहां पे डबल एंट्री हो चुकी थी। डबल एंट्री बराबर। तो अपने को फाइनल अकाउंट्स बनाना वहां पे बहुत ज्यादा इजी था। आया ना? हाँ। हमको सारा जो डबल एंट्री अपन ने डबल एंट्री के हिसाब से अकाउंटिंग किया ना, तो अपने सामने अपने पास एक स्टेटमेंट था। कौन सा स्टेटमेंट था जो अपने को फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद किया? कौन सा स्टेटमेंट था? कौन सा स्टेटमेंट था? दम नहीं लग रहा आवाज में। ट्रायल बैलेंस। डर क्यों रहे? लेक्चर को बंक मारते वक्त डरते क्या? कि आज मेरा मिस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या डरते? तो वहां पे ना अपने पास एक स्टेटमेंट था ट्रायल बैलेंस नाम का, और उस ट्रायल बैलेंस की मदद से हमको फाइनल अकाउंट्स बनाते आया। वो ट्रायल बैलेंस बना ही इसलिए क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया था। आया ना? लेकिन अगर मेरे पास ट्रायल बैलेंस हो ही ना, क्यों ना हो? क्योंकि मैं डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो मेरे पास ट्रायल बैलेंस हो सकता है क्या? नहीं।
इसका मतलब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन होगी जिससे मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाना है वो स्कैटर्ड होगी, बिखरी हुई होगी। उस बिखरे हुए इंफॉर्मेशन से मुझे क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट्स बनाना। समझ रहे हो क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और तुम जब प्रैक्टिस करने जाओगे सीएमए बनने के बाद तो उस टाइम पे भी तुमको ये चैप्टर मदद करेगा। उस टाइम पे भी तुमको ये चैप्टर मदद करेगा। बोलने की बात ये कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने क्लास के आगे थोड़ा सा राइट साइड में एक चाय वाला है, चाय पियो कभी वहां पे? चाय वाला है, पता है तुमको? चाय कॉफी, हम लोग कॉफी पीने जाते हैं वहां पे। हाँ हाँ, तुम्हारे क्लास के बाद बराबर संकेत सर और हम सब लोग गए थे। हाँ, तो वो बिजनेस कर रहा है वो बंदा, आया ना? हाँ, तो मान के चलो ऐसी एक दिन हम लोग वहां पे चाय पीने गए थे और उसने हमको बोला कि ऐसा ऐसा है, हमको ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो उसको चाहिए था लोन। क्या चाहिए था उसको? लोन। तो मैंने बोला ठीक है, लोन चाहिए तो क्या दिक्कत है तुमको? लोन के लिए दिक्कत उसको ये आ रही थी कि बैंक ने उसको उसकी बैलेंस शीट आईटीआर मांगा था और वो बंदा कभी आईटीआर फाइल ही नहीं किया। बराबर ना? उसने मेरे को बोला कि यार वो मुझे पीएल बैलेंस शीट ऐसा कुछ तो बोल रहे, ये क्या होता है? मैंने बोला अरे यार तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, तूने तेरा हिसाब मेंटेन किया होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया होगा, वो उसको देने के। अभी तुमको लगता है उसके पास देखे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होगा? नहीं। बराबर ना? इसका मतलब ये है कि वो अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता है। मेंटेन करता है वो उसके कन्वीनियंस के हिसाब से, या उसको जितनी समझ है हिसाब रखने की उसके हिसाब से हिसाब रखना। बराबर ना? मैंने उसको बोला कि एक काम कर भाई, तू मुझे ना तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह दे दे। बोलता भाई कुछ नहीं। मैं बोला अरे हिसाब तो मेंटेन करता होगा, बिजनेस कर रहा है, हिसाब मेंटेन करने की जरूरत है? बोलता करता हूँ। मैं बोला फिर वो हिसाब बता मेरे को। तो उसने मेरे सामने 2 3 4 डायरीज निकाली, बुक्स निकाले। ठीक है, एक बुक वो था, बोलता कि उसमें मैं दिन भर का मेरा जितना भी कलेक्शन होता है, जितना भी पैसा आता है मेरे पास, मैं वो सारा लिख के रखता। दूसरा बुक वो था कि बॉस मैं जिससे मान ले मेरा चाय पत्ती शक्कर दूध वगैरह जो भी मुझे लगता है वो सारा हिसाब में उसमें लिख के रखता हूँ। तीसरा बुक वो था जिसको उसको आजू बाजू के एरिया में चाय जाती होगी, है ना? तो जो भी ऑफिसेस में चाय जाती होगी, जो भी दुकानों में चाय जाती होगी, वो हर 15 दिन 10 दिन या 1 महीने बाद उसका हिसाब सेटल करते। तो वो लिख के रखता था हर एक के नाम से, डेट वाइज, कि आज इधर कितनी चाय गई, आज उधर कितनी चाय गई, आज उधर कितनी चाय गई, कॉफी गई, हिसाब डेट वाइज रखता था। और फिर जैसे उनका सिस्टम था, कोई दुकान 10 दिन में सेटल करता था, कोई दुकान 15 दिन में, तो कोई दुकान 1 महीने में सेटल करता। तो वो जितना हिसाब है उनसे कितना लेना है वो हिसाब मेंटेन कर लेता था, है ना? तो ऐसे 2 3 वो डायरीज या बुक्स मेंटेन कर रहा था। तो उसने उतना ही मेंटेन किया जितना उसको जरूरत थी। बराबर ना? क्या ये पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है? नहीं, ये पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं। वो बोला कि भाई यही है मेरे पास, ये मेरा हिसाब है, इसकी इतने की मेरे को जरूरत पड़ती। बोला चल ठीक है। अभी इसके अलावा और कुछ चीजें नहीं होने वाली क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके पास कुछ फिक्स एसेट्स होंगे, उसकी तो अकाउंटिंग है ही नहीं, आया ना? हाँ। उसके अलावा अगर मान लो उसने कुछ सेविंग करके कुछ इन्वेस्ट वगैरह किया होगा, एफडी बैंक में बनाई होगी, उसका भी हिसाब है ही नहीं, आया ना? हाँ। पैसा तो अभी फोन पे गूगल पे की वजह से अकाउंट में पैसा ज्यादा आने लग गया, आया ना? हाँ। उसने कभी आईटीआर फाइल नहीं किया था। बोला चल ठीक। क्या उसका बैलेंस शीट बनाया जा सकता है? हाँ, उसका बैलेंस शीट बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अभी वो कैसे? तो इंफॉर्मेशन जैसे मैंने बोला क्या थी, स्कैटर्ड थी। उस स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को अपने को इकट्ठा करना है और उससे कुछ मिसिंग फिगर्स लेके आने, और वो मिसिंग फिगर्स हमको हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद कर, वो मिसिंग फिगर्स हमको हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसने कैश का हिसाब मेंटेन किया हुआ था, है ना? हाँ।
उसने उसके कस्टमर्स जो उसको बाद में पेमेंट करने वाले, मतलब उसके लिए तो वो डेटर्स हो गए, डेटर्स का हिसाब मेंटेन किया हुआ था। अगर मैं कैश अकाउंट और डेटर्स अकाउंट को अगर मैं एक साथ रखूं, कैश अकाउंट बनाया, डेटर्स अकाउंट बनाया, ठीक है, जितना भी उसका दिन भर का कैश का कलेक्शन उसने डेबिट किया होगा, जिसको भी पेमेंट किया है उसने क्रेडिट किया होगा, मतलब इन द सेंस उसने उधर इंफॉर्मेशन लिखी होगी, उससे मुझे क्या करना है, उसका अकाउंट बनाना है। तो सारी कैश रिसीट डे वाइज में उसकी टोटल ले लेके डेबिट करूंगा, सारे पेमेंट्स में टोटल ले लेके क्रेडिट करूंगा, मेरे को उसका कैश बैलेंस मिलेगा। डेटर्स में उसका कितना उसको लेना है, मतलब उसका मेरे को ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, उसका मेरे को क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, डेट वाइज हिसाब मेंटेन किया हुआ है ना उसने, तो मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया। साल भर में उसने उसको कितने डेटर्स आए, पैसा आया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है, वो भी उसने उस बुक में मेंटेन किया होगा ना। अभी जैसे कोई दुकान 10 दिन में हिसाब सेटल करता है, तो 10 दिन का हिसाब किया, 10 दिन का टोटल हुआ, पैसा लेके आया, वहां पे हिसाब उसने लिख दिया कि रिसीव्ड करके या सेटल्ड करके, ऐसा कुछ कुछ तो भी लिखता रहेगा वो, या तो फिर उसको सर्कल कर देता रहेगा, मतलब पैसा आ गया। अपने हिसाब से मेंटेन करते ना ये लोग अपना हिसाब, बराबर ना। तो ये मैंने समझ के लिया, और फिर मैंने वो हिसाब भी, मैंने जो जितना भी पैसा आया वो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया डेटर्स अकाउंट को, कलेक्शन जो भी हुआ है, बराबर। अभी डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा, ओपनिंग लिया, क्लोजिंग लिया, कलेक्शन लिया, डेबिट साइड में डिफरेंस आया, कहीं का होगा बताओ जरा, लगाओ दिमाग। हम्म, क्या कहीं का होगा हिसाब, बताओ मेरे को जल्दी। डेटर्स अकाउंट ओपनिंग बैलेंस लिया, क्लोजिंग बैलेंस लिया, कलेक्शन मैंने हिसाब से निकाला और वो मैंने क्रेडिट कर दिया। अभी डेबिट में डिफरेंस आएगा क्योंकि क्रेडिट में दो अमाउंट हो गए, थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, क्रेडिट क्या, कहीं का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट में डिफरेंस है, क्रेडिट, डेटर अकाउंट से तेरे को क्रेडिटर मिल रहा, वाह। अरे डेटर अकाउंट इमेजिन करो, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, उनसे पैसा आया हुआ, क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, अभी ये काय का होगा, डेटर्स बचा है कुछ भी नहीं रे बाबा, बैड डेट से डेटर्स का अमाउंट कम होता है, वो क्रेडिट होता है। हाँ, क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता, क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता, तो डेटर अकाउंट को डेबिट हुआ ना, मिसिंग फिगर क्या थी, क्रेडिट सेल्स, मैंने इससे सेल्स निकाला उसका, मैंने इससे मैंने क्या बोला, फाइनल अकाउंट बनाना है अपने को, एक ऐसे बिजनेस से जो हिसाब उसके हिसाब से मेंटेन कर रहा है, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो, समझा क्या। तो ऐसे अपने को इसके क्वेश्चंस करने, हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लेजर अकाउंट बनेंगे। उन लेजर अकाउंट से जरूरी नहीं है एवरी टाइम डेटर से मेरे को सेल का अमाउंट मिले, डेटर अकाउंट से, वो तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने डेटर्स के रिलेटेड भी क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, समझा गया। हाँ, लेकिन ऐसे लेजर्स अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, इससे अपने को कुछ मिसिंग फिगर मिलेगा, वो मिसिंग फिगर अपन यूज करेंगे काय के लिए, फाइनल अकाउंट। तो आपको कुछ लेजर अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए रहेंगे, और कुछ साल भर के ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे, वो अपने को बराबर उसके हिसाब से कुछ खर्चों के रिलेटेड रहेंगे, कुछ बाकी इनकम के रिलेटेड रहेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आइटम बनाएंगे, पूरा फॉर्मेट एक साथ, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने की चाहिए। इसके बाद वर्किंग नोट में बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, और उसके बाद अपन बनाएंगे और लेजर, जैसे मैंने अभी बोला डेटर अकाउंट, कभी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, क्रेडिटर भी बनाना पड़ सकता है, बिल्स पेबल भी बनाना पड़ सकता है, 3 4 5 लेजर अकाउंट्स अपने को बनाने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट में 4 5 चीजें कम से कम रहेगी, 4 चीजें तो कम से कम रहेगी, समझ में आ रहा है। तो फिर जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बैलेंसेस अपन पोस्ट करते जाएंगे, एडजस्टमेंट के हिसाब से जो भी और इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। सबसे पहले लेजर अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, लेजर अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद उनसे जो भी मिसिंग फिगर मिली है वो फाइनल अकाउंट्स में जिधर जाना चाहिए ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में उधर पोस्ट कर देंगे, और फिर हम हमारा फाइनल अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। समझ में आई बात, आया ना। तो मेरे को यहाँ पे तुमको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट समझाना नहीं है, वो अपन बहुत अच्छे से कर चुके हैं।
इस चैप्टर में मेरे को मेन तुमको समझाने की जरूरत है कि कौन से लेजर अकाउंट बनाएंगे, उसको कैसे क्लोज करेंगे, या उससे मिसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी चीजें बहुत मक्खन की जैसे तुम्हारे लिए इजी रहने वाली। समझ में आ रही है बात? पक्का? कोई दिक्कत है इसमें? अभी सिंगल एंट्री अगर मैं तुमको ये बोलूं, या तुम अगर पढ़ते हो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या सिंगल एंट्री अगर तुम पढ़ते हो, तो ये सुन के या ये पढ़ के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग किया होगा, कौन सा मतलब क्या 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 हुआ होगा। एक ही पे गया, हाँ या ना? हाँ। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। हम सिंगल एंट्री ये नाम पढ़ के दिमाग में ये बैठा लेते हैं, या तुमको शायद इसके पहले कभी यही बोला गया होगा कि सिंगल एंट्री मतलब सिर्फ एक ही इफेक्ट दिया है। ऐसा नहीं होता। इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब क्या कि कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए डबल एंट्री फॉलो की गई होगी, कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए सिंगल एंट्री फॉलो की गई होगी, और कुछ ट्रांजैक्शन के लिए उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, नो एंट्री फॉलो किया। समझ में आ रहा है क्या? ये रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब हर एक ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट ऐसा नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्डेड हो सकता है, कुछ ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट आधा अधूरा इफेक्ट दिया हो सकता है, और कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया हो सकता। तो ये तीनों मिला के हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनता है, और इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हमको हमारा फाइनल अकाउंट बनाना है। समझा? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो लिखना चालू करेंगे। हेडिंग दे दो बुक में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस दीप ने बराबर बोला था, क्रेडिट सेल्स मिलेगा। वेरी गुड दीप। जूही बोल रही थी डेटर्स अभी भी बचे हैं। दे दिया हेडिंग। अच्छा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये जो मैंने अभी तुमको बताया, दूसरा हमको कैपिटल कंपैरिजन करके उसका प्रॉफिट, उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा बोलता है कि मैं तो मेरा आईटीआर फाइल करता हूं, मैंने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट शो किया हुआ है पिछले साल, हाँ या ना? और इस साल अगर देखा जाए तो भाई ने 3 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लिया है, 2 करोड़ का एफडी बना दिया है, और वो बोलता है कि मेरा 50 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 50 लाख रुपए का सेल है, जो भी है। तो मुझे बताओ, क्या 50 लाख रुपए के प्रॉफिट से इतना सब कुछ करना पॉसिबल है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसका प्रॉफिट कम बताया है। अभी अगर अपने को इसको सही से करना होगा तो हमको क्या करना होगा भाई? कैपिटल कंपैरिजन करना होगा। मतलब सीधी सी अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो 50 लाख अगर प्रॉफिट था और 5 करोड़ का तू एसेट बना रहा है, इसका मतलब 4.5 करोड़ का तूने तेरा बिजनेस छुपाया है, आया ना? हाँ। तो इस तरीके से इस ऐसे कुछ कैपिटल कंपैरिजन करके हमको क्या करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना होगा। वहां पे एक स्टेटमेंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। समझा क्या? हाँ। ये चीज 11th में कर चुके हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर तुमको याद आ रहा होगा तो सिंगल एंट्री में तुमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स और करते थे फिर, और फिर तुम उसको प्रॉफिट या लॉस लास्ट में तुमको अमाउंट मिलता था प्रॉफिट एंड लॉस का। एनीवेज ज्यादा जोर मत डालो। तो बेसिकली मेन काम अपना रहने वाला है अभी इसके पहले वाला जो मैंने तुमको बताया था कि स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से फाइनल अकाउंट बनाना है। 3 दिन का टारगेट है मेरा, 3 से 4 दिन का, और कैपिटल कंपैरिजन से प्रॉफिट एक लेक्चर का काम है। ठीक है? तो या तो 4 दिन या तो 5 दिन में ये टॉपिक ओवर है। लिखो इसमें, इन दिस चैप्टर, in this chapter we will cover the following. We will cover the following. पहला, preparing final accounts from incomplete records.
और दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, computation of profit using capital comparison technique. राइट अवे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम incomplete records. Preparing final accounts from incomplete records. इसमें लिखो incomplete records are accounting entries, records. Incomplete records are accounting records where double entry system has not been followed completely. Has not been followed completely. It is a combination of single entry, double entry, and no entry. As accounting records are incomplete, we will not get trial balance. To prepare final accounts. We will have to prepare final accounts from scattered information. Scattered information. To prepare final accounts in this case, the following two steps must be followed. Two steps must be followed. Step 1, सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं. Step 1, complete the incomplete accounting records. For this, we will prepare
the following ledger accounts. एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं खाली। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सेट्रा। अच्छा, ये अकाउंट्स हो गए, इसके नीचे लिखो एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनना है, तुमको कैपिटल का फिगर, ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट दिया नहीं होगा, समझे क्या? तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी थी तुमको, ओपनिंग अमाउंट्स और क्लोजिंग अमाउंट्स दिए जाने वाले, तो फिर इससे ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। मेन सोल्यूशन का पार्ट होगा ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट में होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये लेजर अकाउंट्स जनरली पाए जाते हैं क्वेश्चन में, सारे नहीं, इसमें से कुछ। तो ये अपने को बनाने हैं, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना। ऐसा नहीं है कि ये सारे अकाउंट्स बने, वो तो अभी क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करेगा कि अपने को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा और कौन सा नहीं। तो इसलिए ये जो अकाउंट्स बनाएंगे ये सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट। और उसके बाद स्टेप 2, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। और ये तुमको बहुत अच्छे से आता है ना? अभी सर तो फिर पहले सारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट करेंगे और फिर फाइनल अकाउंट्स करेंगे क्या? नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, साइमल्टेनियसली करेंगे, सारे फॉर्मेट्स बना देंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डिसाइड कर लेंगे कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग पी एंड एल, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा, वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन जाएगा, और जो भी लेजर अकाउंट्स अपन ने डिसाइड किया वो लेजर अकाउंट के फॉर्मेट बन जाएंगे। उसके बाद वापस में पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, और उस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो भी चीजें अपन ने बनाई वो जहां पे आनी चाहिए वहां पे उसको लिखी जाए। जरूर नहीं सिर्फ एक ही जगह पे है, हो सकता है कोई चीजें दो जगह पे है, हो सकता है कोई चीजें तीन जगह पे है, तो जहां पे भी जा सकती है वहां पे लेके जाएंगे उसको। हाँ, क्लोज करते समय सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करेंगे और फिर स्टेप 2 फॉलो करेंगे, समझा क्या? हाँ। लेकिन इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियस रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं? पक्का? चलो एक क्वेश्चन लिख लो। मॉड्यूल में अपने को क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन ना एकदम डायरेक्ट एडवांस लेवल से चालू कर दिया। अपन पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं क्वेश्चन से। मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करना मतलब क्या कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली, ये तुमको इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, from the following particulars presented by Rama Brothers, calculate total purchase and total sales. Calculate total purchase and total sales. Particulars 1/4/2022
31 मार्च 2023। डेटर्स 28,000, 24,000। बिल्स रिसीवेबल 14,000, 15,000। क्रेडिटर्स 16,000, 32,000। बिल्स पेएबल 8,000, 15,000। उसके बाद ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। पहला, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹2 lakhs। दूसरा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹1,60,000। तीसरा, डिस्काउंट अलाउड ₹1,000। चौथा, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹2,000। फिफ्थ, बैड डेट्स ₹3,000। सिक्स, रिटर्न इनवर्ड ₹5,000। सेवेंथ, रिटर्न आउटवर्ड ₹6,000। एट, बिल्स रिसीवेबल dishonored ₹4,000। नाइन्थ, कैश पेड against bills payable ₹10,000। 10th, cash received against bills receivable ₹16,000। 11th, cash sales ₹60,000। और लास्ट, कैश परचेज ₹40,000। हो गया? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन पढ़ के भी तुमको समझ में आया होगा। तुमको फाइनल अकाउंट्स बनाने को नहीं बोला, तुमको क्या बनाने को, क्या निकालने को बोला है? टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज ऑफ रामा ब्रदर्स। आया ना? और अगर तुम इंफॉर्मेशन देखोगे तो तुमको सेल्स परचेज के रिलेटेड जो अकाउंट्स हो सकते हैं उन्हीं की इंफॉर्मेशन दी, जैसे डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तुमको डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में कनेक्शन मालूम है क्या? सर क्या कनेक्शन है? दोनों एसेट के साइड में लिखे जाते हैं, इतना मालूम है हमको। आया ना? सिर्फ ये कनेक्शन है, सिर्फ ये कनेक्शन है, सिर्फ ये कनेक्शन है क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़े हो मेरे से? अगर तुम बोलोगे सिर्फ ये कनेक्शन है तो फिर अवगढ़ है। हाँ, थोड़ा है ना, अगर कुछ बोल रहे हो ना तो जोर से बोलो, मेरे को ना सुना ही नहीं देता। बोलो।
जो भी तुम्हारे मन में, शांत बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला। नया बिल ड्रॉ करना वॉज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ व्हाट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल ड्रॉ करना वॉज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ व्हाट? बराबर ना? पहले सेल किया जाता है, क्रेडिट सेल किया जाता है, और फिर जब पैसे मांगने जाए तो वो एक्स्ट्रा टाइम मांगता है और अपन उसको फिर बिल ड्रॉ करते हैं। मतलब डेटर से पैसा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जाता है। पहले सामने वाला बंदा हमारा डेटर होता है और फिर मैं जब उसके ऊपर बिल ड्रॉ करता हूं उस अमाउंट के लिए तो वो हमारा ड्रॉ भी बन जाता है। समझ में आ रही है क्या बात? पक्का ना? याद आ रहा है? रिवीजन करना चालू कर दो। कल टेस्ट होने वाला था, नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। सलोनी मैम तुमको टेस्ट पेपर सेंड करने वाले थे, उन्होंने क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली भूल गए होंगे, कुछ काम होता नहीं है ऐसे उनकी तरफ से, भूल गए होंगे। आज टेस्ट पेपर आ जाएगा, तुमको 7 बजे टेस्ट देना है, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर पढ़ा नहीं होगा, कैश बुक अगर पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ना चालू करो, तुम्हारे पास वापस टाइम है। कल का दिन एक्स्ट्रा मिल गया था। आई डोंट नो कितने लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही बोल रहा हूँ, बीआरएस पढ़ा है, कल रिवाइज किया है। मॉड्यूल में तुमको क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे इसका मतलब अपना बिल्स रिसीवेबल हुआ ऐसा नहीं है। सीएमए फाउंडेशन में हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस किए बिल्स बीआरएस के। और फिर भी कुछ डाउट होता है तो पूछो, डाउट पूछने में कोई मना ही नहीं है, लेकिन तुमको रिवीजन चालू करना होगा, इसीलिए टेस्ट चालू किए हैं। 2-2 3 दिन टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली। शेड्यूल मिला होगा तुमको, देखा होगा शेड्यूल तुमने टेस्ट का, है ना? तो डेटर्स से पैसा बिल्स रिसीवेबल में जाता है। क्रेडिटर्स से पैसा बिल्स पेएबल में जाता है। आया ना? अगर मान लो कोई बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो हम एंट्री क्या करते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में? मैंने तुमको एक चीज बताई थी, क्या करना है अपने को? बिल ड्रॉ की एंट्री रिवर्स, बिल ड्रॉ करने की एंट्री बोल मेरे को। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी डेटर मेरे लिए सेम है, सेम बंदा है, आया ना? तो बिल्स रिसीवेबल, अभी 2 मिनट के लिए मैं ड्रॉवी नहीं बोलता, ड्रॉवी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बोला, यहां पे मैं बोलता हूं बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। और अगर उसने डिसऑनर कर दिया, मतलब डिसऑनर पे बिल्स रिसीवेबल से पैसा रिटर्न किधर भेजेंगे? डेटर अकाउंट में। वो सारा ज्ञान यहां पे काम में आने वाला है। समझा क्या? सिमिलरली मेरे लिए बिल्स पेबल भी हो सकता था, मतलब सामने वाला बंदा मेरे लिए क्रेडिटर हो सकता था। तो अगर सामने वाले ने मेरे लिए बिल ड्रॉ किया है तो मेरे बुक्स में एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। और अगर मैं पैसा नहीं देता, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर से बिल्स पेबल में पैसा आया, और अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो मुझे वो पैसा वापस क्रेडिटर अकाउंट में भेजना पड़ेगा। और यही सारी चीजें यहाँ पे अभी काम में आने वाली। नीचे अगर तुम ट्रांजेक्शन देखोगे तो क्या है, डेटर से कितना पैसा आया, क्रेडिटर को कितना पैसा पे किया, क्रेडिटर को मतलब कितना डिस्काउंट दिया है, कितना डिस्काउंट मिला है, क्या बैड डेट्स हुआ है, यही सारी इंफॉर्मेशन है ना? आया ना? हाँ। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये 4 अकाउंट्स बनाने, डेटर्स अकाउंट। मेरे लिए वैसे देखा जाए तो मैं मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने पास होगी ना, तो तुम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के सारे ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में बता सकते हो, लेकिन हमको करना नहीं है वैसे, क्योंकि हम करने के लिए कर ले, लेकिन हमारे एग्जामिनर जो चेकर होगा उसके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ये इसकी गारंटी नहीं है अपने को। तो इसीलिए चारों अकाउंट्स अलग बनाने पड़ेंगे आपको। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों मेरे लिए सेम पर्सन है। क्यों? क्योंकि दोनों से पैसा आना है मेरे को। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों मेरे लिए सेम मतलब सेम टाइप ऑफ अकाउंट है, मैं दोनों के ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में बता सकता। क्यों? क्योंकि दोनों को पैसा देना है मेरे को। आया ना? हाँ। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, हमको ये चारों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल।
और इनसे अपने को मिलेगा सेल्स या परचेस, आया ना? क्योंकि उन्होंने सेल्स या परचेस कैलकुलेट करने को बोला, तो ऑब्वियसली मिसिंग फिगर सेल्स या परचेस की रहेगी। तो मुझे बताना सेल्स की फिगर मेरे को कौन सा अकाउंट से मिलेगी? ऑब्वियसली डेटर्स। कोई है दिमाग में डाउट, या कोई है ऐसा बंदा जो बोल रहा है कि नहीं सर सेल्स का पैसा क्रेडिटर अकाउंट से मिलेगा अपने को? नहीं ना? तो अगर सेल्स की फिगर डेटर से मिलेगी तो परचेज की फिगर कहां से मिलेगी? तो वही मुझे कैलकुलेट करना है, वही कैलकुलेट करने को बोला है? नहीं, मुझे टोटल सेल्स और टोटल परचेज कैलकुलेट करने को बोला। डेटर्स अकाउंट से तो मेरे को खाली क्रेडिट सेल्स मिलेगा, क्रेडिटर अकाउंट से मेरे को खाली क्रेडिट परचेज मिलेगा। और फिर लास्ट के दो ट्रांजेक्शन दिए तुमको, जो कैश सेल्स और कैश परचेज की बात करते हैं। फिर वो मिसिंग फिगर्स, उसमें सेल में सेल जोड़ देंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा, परचेज में परचेज जोड़ देंगे तो टोटल परचेज आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या? पक्का स्टार्ट करें? पेज को हाफ में फोल्ड करके चालू करो, मैं टाइम ज्यादा दूंगा नहीं। डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डेटर्स अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा, एक 10 एक लाइन का बनाना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये 7-8 लाइन का। एक पेज में बेसिकली चारों अकाउंट्स आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ, और उसके बाद बिल्स पेएबल अकाउंट। चलो मेरा हो गया है, हो गया है पक्का? सुनना, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को दे भाई, 4 इंफॉर्मेशन तीनों पर, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, उतने अकाउंट बनेंगे। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देख और मुझे बता, क्या ये समझ में आ रहा है क्या तुझे कि ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है और ये क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है? आया ना? और इन्हीं के अकाउंट्स बनाए अपन ने, इसका मतलब इन्हीं अकाउंट्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन होगा या नहीं होगा? होगा। उसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मेरे क्या है? एसेट्स है। इनका ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? डेबिट में। और क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? क्योंकि मेरे ये एसेट्स और एसेट्स का मेन बैलेंस क्या होता है? डेबिट। उसी तरीके से क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी का मेन बैलेंस क्या होता? तो इनका ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? तो ये छाप सकते हैं, छापो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28-24। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट बोल। 14,000, 15,000। उसके बाद क्रेडिटर्स, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो लोग छाप रहे हैं उनके लिए है। कितना बोल? 16,000, 32,000। उसके बाद बिल्स पेएबल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
टू बैलेंस कैरेट डाउन। 8,000 15 हो गया क्या? मैंने ये चारों अमाउंट, सॉरी 8 अमाउंट्स पोस्ट कर दिए, उनके सही जगह पे लेके गए, बराबर ना? उसके बाद अभी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, सुनना, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इससे मेरा डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। डेटर्स मेरा एसेट है, बैलेंस कम होने पे तो बाय कैश 2 लाख, बाय कैश 2 लाख, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स, मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की वजह से क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। क्रेडिटर्स का मेन बैलेंस क्रेडिट है, तो कम करने के लिए डेबिट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश 1,60,000, बराबर। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, किसको डिस्काउंट अलाउ करते रहे अपन? डेटर्स को। तो डिस्काउंट अलाउड की वजह से डेटर्स का बैलेंस कम होने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो बाय डिस्काउंट अलाउड 1,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, इससे मेरा कौन सा बैलेंस कम होगा? तो डेबिट कर देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000 है ना, 2,000, समझा? उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स किसको अफेक्ट करता? डेटर्स का बैलेंस बढ़ता कम होता, तो फिर क्रेडिट करेंगे वापस डेटर्स को बाय बैड डेट्स 3,000। ये देखिए 2,61,1, 2, 3, इसको कर दिया मैंने ट्रांसफर। रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट मतलब क्या? रिटर्न इनवर्ट मतलब क्या? वाह रे वाह, इतना कंफ्यूजन है, मां कसम। ये कंफ्यूजन ना तुम फाइनल में जाओगे एफआर पढ़ोगे ना तो भी तुम्हारे दिमाग में ये कंफ्यूजन रहेगा। सेल्स रिटर्न है ना बाबा, इनवर्ड हो रहा है ना, मतलब पहले आउटवर्ड हुआ होगा ना, मतलब पहले सेल हुआ है फिर वो रिटर्न हुआ है। छोटे बच्चों की जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, ऐसा हाथ पकड़ के बोलते ना बन, ये ए है, ये बी है, वैसा करना पड़ता तुमको हर एक छोटे छोटी बातों के लिए। कब सुधरोगे रे तुम लोग? तो ये यहां से रिटर्न इनवर्ट से मेरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? डेटर्स अकाउंट, और बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? वाह। डेटर्स, मैंने 1 लाख रुपए का सेल किया है, क्रेडिट सेल, उसने 10,000 का रिटर्न किया, मेरा डेटर का बैलेंस 1,10,000 होगा। कौन सी देश में अकाउंटिंग करते क्या हम? अफगानिस्तान। बाय रिटर्न इनवर्ड कितना था अमाउंट? 5,000। मेरी ना गलत फहमी थी, मैं ना हर जगह पे जाके बोलता था सीएमए इंटर ग्रुप 1 के बच्चे सबसे अच्छे। काय गए अच्छे? बिखर गए तुम लोग। तुम्हारा प्रेजेंट ही कम हो रहा है, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, और ऐसी छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक्स हो रही है तुम्हारी, और ये सारे तब जब एग्जाम पास आने आ गई है। शुरुआत में तो बहुत अच्छे थे। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड से क्या होने वाला है? हाँ, रिटर्न आउटवर्ड क्या होने वाला है इससे? क्रेडिटर्स कम होने वाले, आया ना? तो फिर टू रिटर्न आउटवर्ड अमाउंट बोल 6,000, तो ये 5 और 6 हो गया। फिर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, कंसेप्ट समझा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल से निकाल के डेटर्स में जोड़ देंगे, एंट्री बोलना, डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, बराबर ना? तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल।
4000 और बिल्स रिसीवेबल में क्रेडिट करेंगे बाय डेटर्स 4000। उसके बाद कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल मतलब अपना बिल्स पेएबल था, कैश पे किया, एंट्री क्या करते हैं अपन, बिल्स पेएबल टू कैश। मेरा बिल्स पेएबल का बैलेंस कम होगा ना, तो बिल्स पेएबल के अकाउंट में टू कैश कितना 14,000 ना 10,000। उसके बाद कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल से पैसा आया, एंट्री क्या करते थे अपन, कैश टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को बाय कैश 16,000। बराबर क्या। उसके बाद कैश सेल्स कैश परचेज किधर नहीं आएगा, ये अकाउंट्स में आया ना। हाँ। चल अभी अकाउंट क्लोज करने का है, आया ना। हाँ सुनना, मत बढ़ो आगे, गड़बड़ कर दोगे, मेरी बात समझो। डेटर्स अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कौन सा प्राइमरी अकाउंट है और कौन सा सेकेंडरी अकाउंट है। डेटर्स प्राइमरी है, क्रेडिटर्स बिल्स रिसीवेबल सेकेंडरी है, बराबर ना। तो फिर सबसे पहले कौन सा क्लोज होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा क्लोज होना चाहिए, डेटर्स। क्यों, क्योंकि वो प्राइमरी है। गलत। सबसे पहले अगर प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे सिचुएशन तुम्हारे सामने आए तो ध्यान रखना, सबसे पहले सेकेंडरी को क्लोज करोगे। हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट हमको प्राइमरी में ट्रांसफर करनी पड़े। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ, तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल, जब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट साथ में बन रहे हैं तो ध्यान रखना पहले बिल्स रिसीवेबल क्लोज करोगे हमेशा। क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल अकाउंट साथ में बन रहे हैं तो हमेशा पहले किसको क्लोज करोगे, बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल को क्लोज करते समय ध्यान में आया कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, मतलब 4 प्लस 16 प्लस 15 35 पे टैली होगा, ये 35 पे टैली होगा, माइनस 14,000, 21,000 रुपया डेबिट में डिफरेंस है, 21,000 रुपया लिख दिया। हो सकता है ना मैंने और बिल ड्रॉ किए। एंट्री क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, तो यहां पे अपने को लिखना होगा टू डेटर्स अकाउंट, और भी लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। इस साल मैंने और बिल ड्रॉ किए 21,000 के, और इसका इफेक्ट डेटर्स में क्रेडिट होगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 21,000। अभी क्लोज कर डेटर्स, क्रेडिट ग्रेटर होगा 2 लाख प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 21,000 प्लस 24,000, 254 पे टैली, 254 पे टैली, माइनस डेबिट 28 और 4, 2,22,000। तो ये होगा मेरा टू क्रेडिट सेल्स, और ये आया बैलेंसिंग फिगर 2,22,000। मिसिंग फिगर आइडेंटिफाई की, ये क्रेडिट सेल ही तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी मदद होंगी अपने को फाइनल अकाउंट बनाने में। तो मॉड्यूल में क्या किया, डायरेक्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दिए, भाई पहले इसकी प्रैक्टिस करा लो फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन पे भेजो, आया ना। चलो उसके बाद क्रेडिटर्स बिल्स पेबल में सबसे पहले बिल्स पेबल क्लोज करेंगे, डेबिट विल बी ग्रेटर 10 प्लस 15 25 पे टैली होना चाहिए, माइनस 8 करेंगे तो 17 बचेगा, तो ये बाय क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 17,000, और फिर क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे टू बिल्स पेएबल अकाउंट 17,000। अभी क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे, डेबिट ग्रेटर होगा 160 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 17 प्लस 32, 217, 217 पे टैली होगा माइनस 16, 2,01,000। यहाँ पे अपन क्रेडिट में लिख देंगे बाय क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर 2,01,000। दो लाख
1000। क्या सॉल्व हो गया क्वेश्चन? नहीं, क्या करना है अपने को? तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कितना दिया क्वेश्चन में? 60,000 प्लस क्रेडिट सेल निकाला अपन ने 2,22,000, तो टोटल सेल्स इज 2,82,000। ये जाएगा सेल्स आउटर कॉलम में। उसके बाद टोटल परचेजेस, दैट विल बी इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। 40,000 प्लस 2,01,000, 2,41,000। यस। तो जैसे मैंने बोला, मेरे को फाइनल अकाउंट तुमको बताना नहीं पड़ेगा इतना, मेरे को तुमको ये चीजें सिखानी है कि इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी उसमें से लेजर अकाउंट्स जो बनेंगे उससे कौन सी मिसिंग फिगर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस के साथ बहुत इजी होते जाएगा। मैं ऐसे नहीं बता सकता कि कौन से अकाउंट से क्या मिसिंग फिगर निकलेगा, वो तो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करता है। जैसे इस डेटा से हमको डेटर्स में डेबिट साइड शॉर्टर था, तो हमने बोला ये सेल्स से बैलेंसिंग फिगर। जरूरी नहीं है हमेशा डेटर्स अकाउंट में सेल्स ही निकले बैलेंसिंग फिगर बोल के, मतलब डेबिट साइड ही शॉर्टर हो सकता है, क्रेडिट साइड शॉर्टर है, मतलब तुमको सेल्स का अमाउंट दे दिया है ऑलरेडी, तो फिर क्रेडिट साइड से अपने को क्या मिलेगा बैलेंसिंग फिगर में, जरा सोच के बताओ मेरे को। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, देयर आर हाई चांसेस कि अगर क्रेडिट पे डिफरेंस आ रहा है तो वो अमाउंट किसकी होने वाली है, जितना पैसा मिला, मतलब उसका इफेक्ट किधर जाएगा, कैश अकाउंट में, और फिर ये अपने को कैश अकाउंट बनाने में मदद करेगा। समझ में आ रही है क्या बात, हाँ या ना? हाँ। तो वो तो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करता है, तो उसकी प्रैक्टिस, जैसे उसका ज्ञान जो है तुमको वो क्वेश्चंस के साथ मिलेगा। अभी एक एक करके डिस्कस नहीं कर सकता तुम्हारे साथ में, हाँ या ना? हाँ। लेकिन तुमको समझ में आया अपने को इस चैप्टर में क्या करना है? पक्का कोई दिक्कत है? नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने का इस लास्ट एग्जाम में भी आया था। हाँ, अरे ये तो वर्किंग नोट्स बनाया अपन ने, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट भी तो बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी तो बनेगा। जनरली 2 पेज का सोल्यूशन है नोटबुक का। एग्जाम के जो पेज अपने वो छोटे होते हैं, जरा स्क्वायर में होते हैं, तो वहां पे 3 से 4 पेज लग सकते हैं। कोई दिक्कत क्या? नहीं करने के, मैंने वो बोल रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर कन्वर्जन जो अपन ने जो कल क्वेश्चन किया ना, वो इसका था, अनसॉल्व में का था। जो सॉल्व वाले कन्वर्जन का यूनिट दिया है ना, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करो प्रैक्टिस के लिए। मैं एक्चुअली कल वो होमवर्क देने वाला था, मैं भूल गया तुमको बोलते बोलते। हाँ, मैं मैम को बोलता ना, मैम अभी आएंगे। कुछ डाउट हो तो कैसे लग रहा है पार्टनरशिप नहीं पढ़ के? हम्म। इतने दिन से पार्टनरशिप पार्टनरशिप चल रहा था, चैप्टर बहुत इजी है ये। चलो देन, रुकते हैं। सर वो क्लास अपलोड नहीं हुआ, कौन सा क्लास श्वेता? मेरे को डेट बोलो, आज अपडेट करवा देता हूँ। मेरे को डेट बोल सकते क्या? अरे प्लीज कर दो सर, मैं माना, लेकिन मेरे को डेट बोलना कौन सा क्लास है। तुमको मालूम है क्या कौन सा क्लास अपलोड करना था? डेट डेट बोलना, अभी 3-4 दिन या 4-5 दिन हो गए उसको।
एक बार कर दो बस। अरे ये क्या पागल हो गया है क्या? डे बोल लो कौन सा था उस टाइम पे, संडे के दिन का था क्या वो? इंटरनेट का इशू हुआ था कुछ तो, 5 मिनट के लिए, और वो पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन चला गया था उनका। हाँ, संडे नहीं था। कौन से डे का था ये बोल दो, बाकी मैं देख लेता हूँ फिर। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये बोल दो। 23rd क्वेश्चन था। 23 नंबर का क्वेश्चन। कोई डेट के हिसाब से बुक को मेंटेन करता है क्या ऑफलाइन में? हाँ, तो 23 नंबर का क्वेश्चन कब किया अपन ने? क्वेश्चन नंबर 23। पार्टनरशिप न रे बाबा, पिछले 1 महीने से पार्टनरशिप कर रहे हैं अपन। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बाय बाय। करता हूँ आज अपलोड। तुम लोग डेट बोलो ना मेरे को तब तक।